Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 1 functions of management part 3। तो बच्चों ये जो सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 जो है उसका लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं, जहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की नीड यानी कि ज़रूरत है, क्यों काम को बांटा जाना चाहिए जिससे कि काम हमारा आसान हो जाता है एज सुपीरियर या फिर एज कलीग्स या फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आप सारा काम अकेले खुद नहीं कर सकते हैं, वन मैन शो नहीं चला सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है तो आपको लोगों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी ही ना। अब कुछ प्रिंसिपल्स है जो डेलीगेशन में काम आते हैं। पहला है फंक्शनल क्लैरिटी। सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए कि जो काम उसको दिया गया है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। भले एक छोटा सा काम दिया गया हो कि एक्सेल फाइल में डेटा मेंटेन करो, उसको वो इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि एक एक्सेल में छोटा सा डेटा मेंटेन करने की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। ऑब्जेक्टिव्स जो है क्लियरली आपके डिफाइन होने चाहिए। डेलीगेटी को पता होना चाहिए कि उससे क्या काम की उम्मीद की जा रही है और कैसे उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। यानी मैं सोच रही हूँ मुझे तो एक एक्सेल में छोटा सा डेटा मेंटेन करने के लिए बोला गया है, लेकिन यही डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बहुत बड़े लेवल पर काम आने वाला है। तो इस तरीके से हर सबॉर्डिनेट को, हर एम्प्लॉयज़ को अपना रोल क्लियर होना चाहिए, अपना फंक्शनल क्लैरिटी जो है वो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियरली आपको स्पेसिफाई करना है ताकि डेलीगेटी को पता हो हाउ मच अथॉरिटी ही विल हैव इन कंप्लीटिंग द असाइंड टास्क एंड हाउ फार ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। किसी काम को करने के लिए कितना पावर उसके हाथ में दिया गया है और कितनी जिम्मेदारी बनती है उसकी उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। ये दोनों ही चीज़ आपको अपने एम्प्लॉय को कन्वे करना है। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी बहुत दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं दी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दे दी है, अथॉरिटी तो है ही नहीं हाथ में। तो दोनों के बीच में एक संतुलन, एक बैलेंस जो है वो बने रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। Now, when authority is delegated to subordinates, there should not be unnecessary interference on the part of superior. एक बार अथॉरिटी दे दी ना, काम दे दिया ना, बार बार इंटरफियर नहीं करना है उसके काम में। ये ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों किया। अथॉरिटी है उसके हाथ में, उसको करने दो वो जैसा काम कर रहा है। एक्सेप्शनल केसेस में ठीक है कि आपके इंटरफेरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हर काम में आपको इंटरफियर नहीं करना है अगर आपने उसके हाथ में कुछ अथॉरिटी दी है तो। Next is principle of unity of command. The subordinates should receive orders and instructions from one superior only to undertake the delegated work. यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल हमको बोलता है कि ऑर्डर तो भैया एक ही बॉस से लेना है, चार लोग मिलकर मुझसे अपना काम नहीं करवाएंगे। ऑर्डर जो है वो किसके पास से आना चाहिए, सिर्फ एक ही सुपीरियर के पास से आना चाहिए। रिपोर्टिंग टू मोर देन वन सुपीरियर विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड देयर मे बी कन्फ्यूजन। एक से ज़्यादा लोगों को अगर रिपोर्ट करना पड़े तो अल्टीमेटली ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये काम मैं इसको बताऊँ, उसको बताऊँ, किसको बताऊँ। तो उससे अच्छा है एक को ही बताओ जो आपको असाइन किया गया है, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाउ देयर शुड बी क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबॉर्डिनेट। सबको क्लियरली पता होना चाहिए हायरार्की में कौन है, सुपीरियर कौन है, सबॉर्डिनेट कौन है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। Subordinates must know who delegates authority to him and to who matters beyond his authority must be referred to. Subordinate को पता होना चाहिए कि मुझे काम किससे मिला है और मुझे रिपोर्ट किसको करना है। सिंपल इज दैट। वन बॉस वाला कंसेप्ट है, हायरार्की भी क्लियर होनी चाहिए आपको कि कौन मेरा इमीडिएट बॉस है, कौन उसका बॉस है, सब पता होना चाहिए। आप डायरेक्टली बिना हायरार्की किए फॉलो नहीं कर सकते हो, बिना हायरार्की फॉलो किए आगे नहीं बढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे सबॉर्डिनेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते, सुपीरियर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सुपीरियर की फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सबॉर्डिनेट इज एब्सोल्यूट। द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सुपीरियर। मेरा सबॉर्डिनेट जो भी काम कर रहा है, जैसे भी काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी है एज अ सुपीरियर। तो मुझे ये भी ध्यान में रखना है उसके एक्शन का, हर एक एक्शन का रिस्पॉन्सिबल जो है वो मुझे भी ठहराया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ राइट सबॉर्डिनेट। अब यहाँ पर तो स्टाफिंग वाला काम आता है। सिलेक्ट कंपीटेंट सबॉर्डिनेट्स टू डेलीगेट वर्क। कंपीटेंट सबॉर्डिनेट्स यानी कि वो सबॉर्डिनेट्स जो कॉम्पिटिटिव इनफ है, जो काम कर सकते हैं, जो बेटर प्रोडक्टिविटी, बेटर रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं। द डेलीगेटी मस्ट possess necessary skills and knowledge to handle new assignments। तो डेलीगेटी को यहाँ पर उसके पास स्किल्स और नॉलेज होने चाहिए ताकि वो न्यू असाइनमेंट्स को क्या कर सके, हैंडल कर सके। तो बेसिकली आपका कॉम्पिटेंट स्टाफ होना ज़रूरी है।
Next is provision of incentives. Subordinates must be motivated in accepting new assignments by giving incentives. देखो एक काम होने के बाद अक्सर लड़ाइयों के बाद जो है वो आपकी सेना थोड़ी सी थक जाती है, आराम कर रही होती है, तो अब इस सेना को इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए वापस से कैसे तैयार किया जाए कि एक और जंग हमको जीतनी है, तो उसके लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना होता है। जंग में तो बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है, हम यहाँ भाषण नहीं दे रहे हैं, हमें उन्हें मोटिवेट करना है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ बेचारे बहुत सिंपल होते हैं, आप इन्हें पैसे दिखाओ ये खुश हो जाएंगे, इससे ज़्यादा इनको कुछ नहीं चाहिए। तो इंसेंटिव्स अगर आप इन्हें ऑफर करोगे तो ये खुश हो जाएंगे। डेलीगेटर्स शुड मॉनिटर द डेलीगेटीज एक्शंस एंड रिवॉर्ड सक्सेस। अगर आप देख रहे हो कि डेलीगेटी वाकई में कोई है जो काम करता है, अच्छा करता है, तो उसके लिए आपको उसको रिवॉर्ड देना भी बनता है। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग। मैनेजर्स शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू सबॉर्डिनेट्स टू हैंडल न्यू रोल्स। तो नए रोल्स को हैंडल करने के लिए मैनेजर को यहाँ ट्रेनिंग देनी होती है अपने सबॉर्डिनेट्स को। ट्रेनिंग वुड हेल्प टू इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल्स टू इफेक्टिवली हैंडल द डेलीगेटेड वर्क। ट्रेनिंग इसलिए भी दी जानी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ का नॉलेज और उनके स्किल्स जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो। Establishment of necessary controls. Superior must establish and exercise necessary control over the activities of subordinate. तो subordinate की activities के ऊपर एक control होना भी ज़रूरी है। control यानी कि आपको थोड़ी बहुत तो निगरानी उनके ऊपर रखनी ही है। Now the corrective, if required, corrective measures must be taken so that performance takes place as planned. अगर ज़रूरत पड़े तो आपको करेक्टिव मेजर्स भी लेना है, कहीं पर कहीं गलत जा रहा है तो आपको उन्हें इम्प्रूव भी करना है ताकि हर एक चीज़ हमारे प्लानिंग के हिसाब से चल रही है। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, जिसे अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो आउटकम आएगा वो एज पर प्लान्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये डेलीगेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इफ रिक्वायर्ड। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम मॉनिटर कर रहे हैं एक जो परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमारे सामने चल रही है, किस तरीके का काम चल रहा है, और एक जो हमने प्लानिंग की थी, यानी प्लानिंग को करंट प्लानिंग हमने पास्ट में की थी, तो पास्ट और प्रेजेंट को आपको यहाँ क्या करना है, कंपेयर करना है। पास्ट में हमने प्लानिंग की थी, प्रेजेंट में हम उस प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस को जब हम कंपेरिजन करते हैं इसे कहते हैं कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोलिंग जिसका डेफिनेशन जॉर्ज टेरी ने दिया है, उनका कहना है कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, क्या अचीव किया गया है, दैट इज इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस, क्या अचीव किया है, क्या परफॉर्मेंस है हमारी, हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, एंड इफ नेसेसरी अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमको करेक्टिव मेजर्स भी लेने हैं ताकि अगर हम एज पर प्लान नहीं जा रहे हैं तो उन चीज़ों को सुधार सके, सो दैट परफॉर्मेंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। हम इसीलिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि जो भी प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उसको एज पर पास्ट प्लानिंग के हिसाब से हमें क्या करना है, अलाइन करना है। नाउ दीज आर दी स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये कुछ स्टेप्स है हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस के, जिसमें सबसे पहले तो आपको टारगेट सेट करना होता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, मेजर करो, कंपेयर, डेविएशन, लिस्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग, फॉलोअप। एक एक स्टेप को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला है सेटिंग ऑफ टारगेट्स। देखो सबसे आसान है कंट्रोलिंग का काम। सबसे पहले तो आपने टारगेट सेट किया है, मैनेजर्स ने टारगेट सेट किया है स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए टारगेट सेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, सेल 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 का महीना जो है उसके अंदर आपको 10,000 XYZ प्रोडक्ट की यूनिट सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे सामने ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी मुझे दिसंबर मंथ में 10,000 यूनिट यानी कि इसकी क्वांटिटी 10,000 होनी चाहिए, ऐसे 10,000 मुझे क्या करना है, दिसंबर के मंथ में सेल करना है। तो ये मेरा क्या है, टारगेट जो है वो मैंने सेट किया है, इसे कहते हैं टारगेट को सेट करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट, सेट तो कर दिया, अब उसे इम्प्लीमेंट करो। अब इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। किस चीज़ का? implement the targets such as organizing the resources and directing the subordinates। subordinates यानी अपने एम्प्लॉयज़ को बोलना है कि भैया दिसंबर मंथ के लिए बोला गया है 10,000 यूनिट सेल करनी है, तो 10,000 यूनिट पहले प्रोड्यूस करो, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए ऑर्गेनाइज करो, सब चीज़ की तैयारी करो, और एम्प्लॉयज़ को भी बताओ कि हमें 10,000 यूनिट सेल करना ही है दिसंबर में। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो अपने बनाए हुए प्लान को। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अब अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करो। प्रिपेयर करना है रिपोर्ट अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की, ताकि पीरियोडिकली हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर पाए, मेजर कर पाए।
रिपोर्ट्स में बी प्रिपेयर्ड सेक्शन वाइज, एक्टिविटी वाइज एंड पीरियड वाइज। आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हो अपने रिपोर्ट को, पीरियड वाइज डिवाइड कर सकते हो, या फिर एक्टिविटी वाइज भी आपने इस मंथ में क्या एक्टिविटी की है उसके हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। इस रिपोर्ट के अंदर आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद प्लान। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको प्लान्ड टारगेट से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगेन हमने बोला है कि ये हमको 10,000 यूनिट क्या करना है, सेल करना है, तो हमारा प्लान्ड टारगेट क्या है, इसका 10,000 यूनिट होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 9,000 यूनिट्स ही बेच पाए हैं। हमने क्या किया, सिर्फ 9,000 यूनिट ही बेचा है, 10 शॉर्टफॉल इज ऑफ 1,000 यूनिट्स। तो ये जो हमने कंपैरिजन किया कि प्लानिंग तो हमने की थी कि 10,000 बेचना है, लेकिन बेचा कितना है हमने सिर्फ 9,000 बेचा है, तो 1,000 का शॉर्टफॉल जो है वो मिल रहा है। इसे कहते हैं कंपैरिजन करना, परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करना। नेक्स्ट है फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ डेविएशन। क्या रीज़न था ये हजार यूनिट का जो शॉर्टफॉल आया है, शॉर्टकमिंग आया है, ये क्यों आया है, इसके रीज़न क्या है। एग्जाम्पल पुअर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, शायद मैंने सही तरीके से एडवर्टाइजिंग ही नहीं की अपने प्रोडक्ट की, या फिर मेरे डीलर के साथ रिलेशनशिप्स जो थे वो इतने अच्छे मेंटेन नहीं किए, मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया अपने डीलर्स को, तो डीलर्स ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया मेरे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। प्रॉब्लम्स विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, शायद मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है। अब उसके बाद लिस्टिंग आउट करेक्टिव मेजर्स, प्रॉब्लम पता चल गई क्या है, अब प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन अच्छा नहीं था, एडवर्टाइजिंग को इंक्रीज करो। पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट था, यानी कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इम्प्रूव करो क्वालिटी को। पुअर डीलर रिलेशनशिप्स था, तो डीलर्स के इंसेंटिव्स को बढ़ा दो, जिससे कि आप एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, आपके ही प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो इस तरीके से हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। बाद में सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव मेजर्स, एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया कि करेक्टिव मेजर्स क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, करेक्टिव मेजर्स को डिफाइन कर दो। मैनेजर विल फाइंड आउट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द करेक्टिव मेजर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है, समझ लो मैंने देखा कि पुअर एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रॉब्लम था, जिसका सोल्यूशन है एडवर्टाइजिंग को बढ़ाओ, ठीक है। अब इसमें ये इसके साथ साथ और कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। कॉस्ट बेनिफिट यानी कि उस करेक्टिव मेजर्स को लेने के पीछे खर्चा और उसका फ़ायदा कितना होगा। अगेन, उस करेक्टिव मेजर को लेने के पीछे खर्चा और उससे फ़ायदा कितना होगा, इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जहाँ पर अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे उसके ऊपर रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा चाहिए। एंड देन सिलेक्ट द बेस्ट फीजिबल करेक्टिव स्टेप। और फिर एक बार देख लिया कि कॉस्ट बेनिफिट कहाँ पर पैसे कम लगेंगे लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होगा, उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लान्स को आपको अपनाना है। फाइनली आप रिव्यू करते हो अपने फॉलोअप को। आपने सोचा कि चलो एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड करके देखते हैं, शायद हमारा सेल्स बढ़े। अब आपने ऐड पे स्पेंड कर दिया, अब आप देख रहे हो धीरे धीरे सेल्स बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपको इससे क्या पता चलता है, सेल्स बढ़ रहा है, यानी कि मेरा करेक्टिव मेजर जो है वो सही था। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि अब भी सेल्स में कमी है, यानी कि मेरा करेक्टिव मेजर जो है वो गलत था। तो ये थे हमारे स्टेप्स किसके, कंट्रोलिंग के। इस तरीके से आप क्या करते हो, अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हो। जो प्लान्ड टारगेट है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों को कंपेयर करके डेविएशन यानी गैप फाइंड आउट करते हो, उसके लिए करेक्टिव मेजर लेते हो। करेक्टिव मेजर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एंड फाइनली आप अपने उस करेक्टिव मेजर का फॉलोअप यानी कि रिव्यू भी लेते हो। अब कंट्रोलिंग की कुछ टेक्निक्स है, तो कंट्रोलिंग की कई सारी टेक्निक्स है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल बेसिकली यहाँ पर बात करते हैं बजट्स की। बजट्स क्या होते हैं, बजट्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स। हम फ्यूचर को पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कुछ बजट बनाते हैं, एक एस्टिमेट बनाते हैं हम किसी चीज़ का, उसे कहते हैं बजट। अब यहाँ पर दे कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन मॉनिटरी टर्म्स सच एज इन केस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट्स, और इन नॉन मॉनिटरी टर्म्स सच एज इन केस ऑफ फिजिकल सेल्स वॉल्यूम और प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो बजट को दो टर्म्स में आप डिवाइड कर सकते हो, बाइफरकेट कर सकते हो या डिस्क्राइब कर सकते हो। मॉनिटरी टर्म्स में जहाँ पर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, कितना खर्चा आने वाला है, कितनी इनकम आएगी, उसका बजट। दूसरा होता है नॉन मॉनिटरी, फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, यानी कि कितना सेल्स बढ़ेगा हमारा, कितने प्रोडक्शन हमको करने हैं, और इसको भी हम क्या कहते हैं, नॉन मॉनिटरी बजट कहते हैं। नाउ
बजट्स कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्टिविटीज़, बजट का इस्तेमाल किया जा सकता है एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। कैसे? एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड अगेंस्ट द बजटेड परफॉर्मेंस। आपने बजट बनाया कि मेरा 1 लाख का सेल होने वाला है, प्रेजेंटली देख रहे हो 50,000 का सेल्स हुआ है, तो आपने क्या किया, कंपैरिजन किया, 1 लाख यूनिट सेल करना है, अभी तक 50,000 यूनिट ही सेल हुई है, तो ये आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। इफ रिक्वायर्ड कंट्रोल मेजर्स कैन बी अंडरटेकन टू करेक्ट डेविएशंस। हम देख रहे हैं कि सिर्फ 50,000 यूनिट ही सेल हुई है, यानी 50% सेल्स हुआ है, 50,000 यूनिट्स और बाकी है, तो आपको अभी आइडेंटिफाई करना है कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं। Now, there are various types of budget such as cash budget, capital expenditure budget, advertising budget. तो ऐसे कई तरीके के टाइप्स है हमारे बजट के। अब बजट जैसे कंट्रोलिंग टेक्निक का फ़ायदा क्या है, ये हमारी हेल्प करती है ताकि हम रिसोर्सेज की अरेंजमेंट कर सके, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, ह्यूमन हो, फाइनेंशियल हो। इन रिसोर्सेज की मदद से हम अपनी कई सारी एक्टिविटीज़ जो है वो उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सेकेंड, budgets are means of coordination of activities in the organization. The interaction between managers and subordinates takes place during the budget process, helps to define and integrate the activities of organizational members. तो बजट जो है वो एक मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ जो है उसको थ्रू आउट रन करने के लिए इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने मैनेजर्स से, यानी हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फंक्शन से बजट लेने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हम कहीं सही ट्रैक पर चलते हैं या नहीं। Budgets can influence the behavior and motivation of the employees to perform the activities as per budgeted targets. Budgeted targets दिया गया है, कहीं ना कहीं वो आपके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं टारगेट्स को अचीव करने में। Budgetary control follows the principle of control by exception. Principle of control by exception, the subordinates report only exceptional deviations to their superiors, and as such the superiors can concentrate on significant deviations. वही डेविएशंस, वही गैप्स जो ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, जहाँ सबॉर्डिनेट को लगता है यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सुपीरियर ही हेल्प करेगा, तो ही सुपीरियर क्या करेगा, उसके अंदर इंटरफियर करेगा, अदरवाइज सुपीरियर जो है वो उसके काम में इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी एस्केप नहीं होगा। Next advantage is budgets facilitate delegation of authority to lower levels without loss of control, as the targets to be achieved are clearly specified. बजट से क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो लोअर लेवल पर मिली है उन्हें पता है कि हमें एक स्पेसिफिक बजट मिला है और उसके थ्रू ही हमें क्या करना है, अपने असाइन टास्क को कंप्लीट करना है। इट फैसिलिटेट्स परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज़। इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है, कैसे, बजटेड टारगेट से हम अपने परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज़ का कंपेयर करते हैं। बजट्स हेल्प नॉट इन ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज बट ऑल्सो इन प्रोवाइडिंग नेसेसरी डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़। अब सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में मदद नहीं कर रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन भी देता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जा सकता है। बजट्स हेल्प टू कंट्रोल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। बजट की मदद से हमारे कॉस्ट यानी हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस जो है वो भी क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। एम्प्लॉयज़ वुड ट्राई टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू रिड्यूस कॉस्ट एंड एक्सपेंस। आपको एक बजट दिया गया है, इस बजट के अंदर ही काम करना है, तो आप भी पूरी कोशिश करते हो कि इससे ज़्यादा आपका खर्चा ना हो। अब ये कुछ फ़ायदे थे, अब हम देखते हैं इसके डेंजर्स या लिमिटेशंस या फिर इसके चैलेंजेस जो बजट्स में होते हैं। Now at times budgetary control programs are so rigid and as such it restricts flexibility on the parts of managers in charge of operations. कई बार बजट्स इतने ज़्यादा रिजिड होते हैं कि आपको इतने पर्टिकुलर अमाउंट में ही काम करना है, इस लिमिट के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते, तो अल्टीमेटली यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो जो मैनेजर इन चार्ज ऑफ ऑपरेशंस का वो कई सारे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज फेस करता है। Second is budgets may negatively affect the initiative and creativity of the managers and as they have to adhere to budgeted performance. तो बजट कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट करता है किसको, मैनेजर्स की इनिशिएटिव और उसके क्रिएटिविटी को। क्यों? क्योंकि एक बजट दे दिया गया ना, इसमें ही काम करना है, तो आप कितने भी क्रिएटिव हो, इनोवेटिव इनफ हो या फिर आप इनिशिएटिव लेते हो कोई नया काम करने का, वो लिमिट जो आपके ऊपर लगा दी जाती है बजट की, अपने आप वो आपकी क्रिएटिविटी को मार देती है। नेक्स्ट, now there are dangers of over targeting and under targeting. This means at times high targets or low targets are set than what can be actually achieved. कई बार हाई टारगेट, लो टारगेट जो सेट होता है वो बेसिकली इस तरीके से सेट होता है कि आप उससे ज़्यादा अचीव कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमने एक लिमिट जो है वो लगा दी। बजट का मतलब मेरे ख्याल से एक लिमिट ही होती है जो हमने सेट कर दी है। Now, such over targeting and under targeting may be due to wrong data, poor analysis of data, wrong forecasting.
ये जो हमारा ओवर टारगेटिंग और अंडर टारगेटिंग है इसलिए भी होता है, कई बार हमें डेटा सही से नहीं मिला है या फिर हमारा एस्टिमेशन, हमारा प्रेडिक्शन जो है वो रॉन्ग चला गया। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम ये चैलेंज जो है वो बजट में फेस करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक जो हमने पढ़ी है वो है बजटरी कंट्रोल की। अब बजट्स जो है दे मे जनरेट इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज एज सम डिपार्टमेंट्स मे बी एलोकेटेड हायर फंड्स फॉर देयर एक्टिविटीज एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। बजट्स जो है वो इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज भी क्रिएट करते हैं क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो है दे मे नॉट पास ऑन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय अदर डिपार्टमेंट। उन्हें नहीं लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है, तो वो शेयर नहीं करते उस इन्फॉर्मेशन को। तो फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट में नॉट गेट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू बजट सेल्स। दिस में ऑल्सो लीड टू फ्रिक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कई बार जो है सेल्स डिपार्टमेंट को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो उसके बेसिस पर दोनों डिपार्टमेंट में एक फ्रिक्शन जो है वो आ जाता है, यानी कि दोनों के बीच में वो इतनी सी बात काफ़ी होती है एक चिंगारी लगाने के लिए, दो डिपार्टमेंट के बीच में राइवलरी क्रिएट करने के लिए। Next is budget exercise may also hide inefficiencies of managers. Normally, budgets such as expense budgets are based on past data. अब budget जो है वो expenses है, खर्चा है किसका, past data का। If certain amount was spent in the past, then that becomes the base for future budgets. कुछ amount अगर पहले spend किया गया था तो वो एक base होता है कि पिछले साल इतना spend किया गया था, तो वो एक हमारा base है, reference point है future budgets के लिए। In fact, this should not be the case or base because in the past expenses may have been highly inflated or the targets to be accomplished may have been deliberately low. या तो हो सकता है लास्ट पास्ट परफॉर्मेंस में आपने टारगेट्स बहुत लो सेट किया था या फिर हर चीज़ के दाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा थे, या हो सकता है इस बार दाम और ज़्यादा बढ़ गए हो। तो ये जो हम कंपैरिजन करते हैं कहीं ना कहीं बजटरी कंट्रोल में, इसका ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है कि हम कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। Next we have is management audit. Now management audit refers to the systematic evaluation of the functioning, performance and effectiveness of management of an organization. तो यहाँ पर हम audit करते हैं, एक study कर रहे हैं किसकी, management के system की, उसको हम functions को, उसके performance को detail में evaluate करते हैं, तो वो होता है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। नाउ मैनेजमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। अब मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो हर कोई नहीं करता है, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जो आकर ये ऑडिट का काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करती है। नाउ द टीम कलेक्ट्स रेलेवेंट डेटा फ्रॉम मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, डीलर्स, सप्लायर्स एंड अदर्स। अब ये टीम का काम क्या है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है आपके, उन सबसे डेटा कलेक्ट करती है। अब ये जो डेटा है ये होता है इन रिस्पेक्ट टू वेरियस डिसीजंस एंड एक्शंस एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑन द कंसर्न पार्टीज एंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहती है हमने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो तुमने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया कैसे, कहाँ पैसे खर्चे हुए, कहाँ से पैसे आए, कौन कौन अफेक्ट हो सकते हैं इससे, इन सब की डिटेल में जो स्टडी करते हैं वो है मैनेजमेंट ऑडिट के एक्सपर्ट्स। Now the data so collected is analyzed and conclusions are drawn in respect of performance of the management. अभी जो डेटा है इसको कलेक्ट किया, इसको एनालाइज किया और फाइनली कंक्लूजन्स बनाया जाता है कि परफॉर्मेंस कैसे रही है मैनेजमेंट की, थ्रू आउट परफॉर्मेंस कैसे रही है। Now the objective of management audit is to assess objectively the performance of the management. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम परफॉर्मेंस जो है मैनेजमेंट की असेस कर पाए। It enables the management to know the areas of their strength and weaknesses. मैनेजमेंट की हेल्प करता है कि इस ऑडिट के थ्रू आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला एरिया पता चलता है। Helps the management to correct their weaknesses and consolidate their strength. अपनी वीकनेसेस को रेक्टिफाई करो, पहले तो आइडेंटिफाई करो, रेक्टिफाई करो और अपनी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करो। In other words, management audit helps the management to improve the processes and practices of management in the organization. तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट ऑडिट जो है कंपनी के प्रोसेस और उसकी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने में मैनेजमेंट की हेल्प करता है। फिर इसके बाद आता है बेटा हमारा एरियाज कवर्ड अंडर मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये जो एरियाज कवर्ड है मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर, क्या एग्जैक्टली इसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी ये मैनेजमेंट ऑडिट हम कौन सी चीज़ों का कर रहे हैं। तो पहले है प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, यानी कंपनी के प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम्स, टेक्निक्स क्या अडॉप्ट की गई है, इन सब का हम क्या करते हैं, डिटेल में ऑडिट कंडक्ट करते हैं। इसके बेसिस पर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। सेकेंड है क्वालिटी ऑफ मैनेजेरियल डिसीजंस। जो भी मैनेजेरियल डिसीजंस लिए गए हैं और उसका इम्पैक्ट जो है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी की लोगों के ऊपर यानी उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या रहा है, इसका भी हम ऑडिट करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शनल एरियाज जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पर्सनल यानी HR,
ये अदर फंक्शनल एरियाज के परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज हम इनके परफॉर्मेंस का ऑडिट करते हैं। कंपनी के फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल रिसोर्सेस के भी ऑडिट्स होते हैं। देन वर्क कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर कैसा रहा है, वेदर और नॉट इट इज कंड्यूसिव फॉर द इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए क्या ये सूटेबल एनवायरनमेंट रहा है या नहीं रहा है, इसका भी हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस रिलेशनशिप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हायरार्की क्या है, क्या रिलेशनशिप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इनकी भी हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। एनवायरमेंट अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एनवायरमेंट क्या उसका इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे, एक्सटर्नल एनवायरमेंट का इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑडिट में हम इन सारे एरियाज को भी कवर करते हैं। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे, इन 4 फंक्शंस का भी हम क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं कि कैसे आप प्लानिंग करते हो, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास क्या आइडियाज़ है, क्या थॉट्स है, या किस तरीके की एक्टिविटी कंट्रोलिंग में या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज में की जाती है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से हम क्या करते हैं, हम इन सब का बेसिकली ऑडिट करते हैं। अब मैनेजमेंट ऑडिट का एडवांटेज क्या है, it helps to monitor the performance of the management. This in turn helps the management to know their weaknesses and strength. तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट ऑडिट है, कंपनी के परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, जिससे कि हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, जिससे कि हम नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। वीकनेसेस को हमको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, या फिर एटलीस्ट वीकनेसेस को इम्प्रूव करना है और स्ट्रेंथ को क्या करना है, और ज़्यादा मजबूत बनाना है। It helps the management to improve communication system in the organization. मैनेजमेंट ऑडिट कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। अल्टीमेटली इससे डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, और एक गुड रिलेशंस, एक गुड रैपो बिल्ड होता है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में। It keeps the management active and alert to changes in the environment. बाहर से आने वाले किसी भी तरीके के चेंज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के या इंटरनल एनवायरनमेंट के आने वाले हमारे जो कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली एक अलर्ट करता है मैनेजमेंट को इस तरीके के चेंजेस, एंड दैट दे कैन प्रीएम्प्ट द सिचुएशन एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू फेस द एनवायरनमेंट चेंजेस इवन बिफोर दे टेक प्लेस। तो हम पहले ही क्या कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं ऐसे किसी भी चेंज का इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट का ये फ़ायदा होता है कि हमें पहले से ही कई सारे प्रेडिक्टिव एलिमेंट्स पता चलते हैं जब हम ऑडिट करते हैं। मैनेजमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करता है स्ट्रक्चरल चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में इन टर्म्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के रिलेशंस होते हैं, तो यहाँ पर हमने चीज़ों को काफ़ी डिफाइन किया है। It helps to improve the overall process of management in the areas of planning, organizing, directing and controlling. Facilitates management to achieve organizational objectives efficiently and effectively. जहाँ पर ये मदद करता है मैनेजमेंट की अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है और कई सारे पेपर वर्क होते हैं। इसके थ्रू हमें कई सारे शॉर्टकमिंग्स जो होते हैं, वीकनेसेस जो है वो पता चलती है। कुछ मैनेजर्स को मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर गुस्सा भी आता है कि ये हमारे वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है। जैसे बच्चों को कैसा चुपचाप बुक रख कर दे देते हैं असाइनमेंट की, ये सोच कर कि हमारी गलती ना निकले, इससे बुक्स के बीच में रख देते हैं, और जब वो बुक निकालता है कोई उनका मॉनिटर और सबसे पहले वही बुक देता है, तो हमें कैसा गुस्सा आता है। मैनेजमेंट ऑडिट में मैनेजर्स को भी उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता है, स्पेशली नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मैनेजमेंट ऑडिट में बी बायस्ड स्पेशली व्हेन कंडक्टेड बाय इंटरनल पीपल। अगर इंटरनल एक्सपर्ट्स है तुम्हारे पास जो खुद ही अपने कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो यहाँ पर बायस्ड हो सकते हैं। They may report favorably about certain areas or departments of their own interest. Favorably अपने specific area of department की तरफ वो लोग थोड़ा ज़्यादा biased रहेंगे compared to the other departments. At times, persons who are not familiar with the actual work environment conduct management audit. कई बार लोग जो ये proper तरीके से जानते नहीं है management audit के बारे में, वो भी management audit conduct करते हैं, जिसकी वजह से इट कैन क्रिएट मोर हार्म देन गुड टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट ऑडिट तो ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए होता है, लेकिन जिसको इसका ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, अगर वो लोग ऑडिट कंडक्ट करने लग जाए तो कहीं ना कहीं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। There are problems in collecting objective data as some managers or employees may not disclose certain sensitive information.
कई बार ऑब्जेक्टिव डेटा जो है वो हमको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि कई सारे मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं जब उनसे सर्वे या क्वेश्चंस किए जाते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो शायद उन्हें कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है अपने जॉब से रिलेटेड, कहीं मैं सच ना बोल दूँ या मेरे बोलने का कुछ इम्पैक्ट गलत हो जाएगा मेरे जॉब पे। जॉब सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा उनका डर होता है। तो ये एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ ओपन अप नहीं होते हैं और करेक्ट आंसर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो डेटा मिलता है वो भी एक्यूरेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हमने पढ़ी है आज हमारे इस कंट्रोलिंग के अंदर। यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट होता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे इसके आगे की कंट्रोलिंग टेक्निक्स के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।